नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है और अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी करीबी माने जाते हैं अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के, और फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का ये पूरा मामला था जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस कस्टडी के सीधे तौर पर आदेश दे दिए हैं, तो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है अक्षय प्रताप और बुधवार को यानी कि परसों सजा का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजा भैया के बेहद करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह। तो बड़ी जानकारी, एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल भी इस वक्त तैनात है। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का यह पूरा मामला था। एएसपी रोहित मिश्र और सीओ सिटी अभय पांडे फिलहाल वहां मौके पर मौजूद हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनु सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। मनु, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दें कि एमएलसी हैं जो कि अक्षय प्रताप सिंह है, जहां उन्होंने खुद अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया, जहां न्यायिक कस्टडी में गए, जहां उनके फर्जी दस्तावेज का मामला था, जहां कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था। तो वहीं आज उनको सजा कोर्ट सुनाते, जहां कोर्ट ने मुकर्रर करते हुए कल की सजा सुनाने के लिए बात कही है, कोर्ट ने कस्टडी में लेते हुए उनको जेल भेज दिया है। हालांकि बता दें जहाँ राजा भैया के करीबी है गोपाल है, जो कि उन बहुत करीबी जहाँ के निर्दलीय एमएलसी थे, वही राजा भैया के करीबी होते हुए जहाँ एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर पुलिस कस्टडी से लेकर उनके जेल भेजा गया। जहाँ वही बात की जाए पुलिस प्रशासन के, जहाँ नगर कोतवाल की गाड़ी से जेल ले जाया जाता है, जहाँ जेल पहुंचकर स्कॉर्पियो से उतरने के लिए कोतवाल ने गेट खोला, जिसके बाद कोतवाल ने गेट खोला तो गोपाल जी ने जहाँ जेल गेट के पास मौजूद समर्थकों से बातचीत करते हुए मशगूल रहे। जहाँ बता दें कि जहाँ बीती 15 तारीख को अक्षय प्रताप सिंह ने अदालत में आईपीसी धारा 420, 468 और 471 के मामले में दोषी करार किए गए थे, और वहीं आज उनको जहाँ अदालत में सजा सुनाए जाने की तिथि मुकर्रर की थी। तो वहीं बात की जाए अक्षय प्रताप जहाँ अदालत पहुंचे, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कल यानी बुधवार को 23 तारीख को सजा सुनाने की तारीख की गई है, जहाँ पुलिस कस्टडी से जेल भेजा जाता है। तो वहीं वकाया करीब 24 साल पहले का मामला है ये, जो कि 1997 में बताया जा रहा है, जहाँ जब अक्षय प्रताप ने गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवा लिया था। वहीं बड़ा सवाल ये है कि क्या अक्षय प्रताप जो है अक्षय प्रताप एमएलसी है, क्या पुलिस उनके जो फर्जी दस्तावेज को देखते हुए सब जगह कागज को कंप्लीट करके उनको शस्त्र लाइसेंस का निर्णय लिया था? जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत जानकारी देने के। तो फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में अक्षय प्रताप को भेज दिया है। राजा भैया के बेहद करीबी जाने जाते हैं अक्षय प्रताप, और अब बुधवार यानी कि कल सजा का ऐलान भी किया जाएगा कि उनको क्या कुछ सजा होगी। राजा भैया के बेहद करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह। तो अक्षय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल भी इस वक्त तैनात है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एएसपी रोहित मिश्र और सीओ सिटी अभय पांडे इस वक्त वहां मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। कल सजा का ऐलान किया जाएगा। तो प्रतापगढ़ में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। अक्षय प्रताप सिंह को, जो कि राजा भैया के बेहद करीबी जाने जाते हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का यह पूरा मामला था और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए अक्षय प्रताप सिंह को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि कल सजा का ऐलान भी किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ सजा उन्हें मिलेगी ये वाकई देखना होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अमेठी की, जहां पर जिले के जगदीशपुर पुलिस ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दरअसल रुपए लेने देने का ये ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। तो रुपए के लेन देन का ये पूरा ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो को लेकर पुलिस में ये शिकायत की गई थी। एमएलसी चुनाव के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में बातचीत की जा रही है और उसमें 50 लाख रुपया का रिश्वत ग्राम प्रधान और बीडीसी को देने की बात की जा रही है।
इस ऑडियो के आधार पे चूँकि थाने पे जगदीशपुर में एक तहरीर दी गई है, यह तहरीर भाजपा के प्रत्याशी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई है। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अनिल प्रजापति पुत्र श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, रामहेत यादव उर्फ रामहेत यादव सचिव समाजवादी पार्टी तथा तीसरे व्यक्ति हैं इजहार अहमद विधानसभा अध्यक्ष एमएलसी चुनाव। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हंसराज इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हंसराज, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव के मामले को लेकर के एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि सपा के अमेठी के सचिव और जगदीशपुर विधानसभा के जो है विधानसभा के अध्यक्ष का दोनों का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि बीडीसी और प्रधान को लेकर के खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, जिसमें कि 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, कितने में बीडीसी मिलेंगे, कितने में प्रधान सेट होंगे, इन्हीं मामले को लेकर के बात की जा रही है। जो कि सपा से सुल्तानपुर अमेठी की एमएलसी सीट के सपा प्रत्याशी जो है शिल्पा प्रजापति है, जो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू है, और वही भाजपा से प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह है। इस ऑडियो को लेकर के शैलेंद्र सिंह भाजपा के प्रत्याशी ने जगदीशपुर थाने में तहरीर दिया है, जिसको लेकर के पुलिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कि सपा के जगदीशपुर विधानसभा अध्यक्ष और सपा के अमेठी सचिव, इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हंसराज। तो ऑडियो को लेकर पुलिस में शिकायत की गई थी, लेन देन का ये पूरा ऑडियो सामने आया था और अब इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि अब पुलिस केस दर्ज करने के बाद में इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। जांच पड़ताल अब पुलिस की तरफ से की जाएगी। वहीं एटा में मथुरा एटा मैनपुरी एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने मारपीट करने और प्रत्याशियों के दूसरे सेट के नामांकन पत्र छीनकर फाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही सपा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नामांकन रूम में घुसने नहीं देने का और मारपीट करने का यह आरोप लगाया है। सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए हैं। पर्चा छीन ले गए। तो सपा प्रत्याशियों के साथ मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है एटा से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनकी तरफ से मारपीट की गई है। हालांकि फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे की जांच भी की जाएगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस इस दौरान बीच बचाव करती हुई भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीच बचाव करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने बीजेपी के कहने पर काम किया। पर्चा इसी ने छीना, इसी ने पर्चा इसी ने छीना, इसी ने छाड़ा, इसी ने छीना, इसी ने। वहीं मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट से नामांकन रद्द होने पर निर्दलीय प्रत्याशी पूनम सिंह फूट फूट कर रोती हुई नजर आई हैं। गाजियाबाद की रहने वाली पूनम सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए कई महीनों से मेहनत कर रही थी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। पूनम सिंह ने कहा कि उनका नामांकन बेवजह रद्द किया गया है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही और ये वीडियो भी इस वक्त सामने आया उनका। तो एमएलसी चुनाव में पर्चा रद्द होने पर पूनम सिंह का दर्द कहीं ना कहीं झलकता हुआ नजर आया है। पूनम सिंह फूट फूट कर रोई हैं। उनका कहना है कि वो काफी लंबे समय से एमएलसी के चुनावों के लिए इंतजार कर रही थी, तैयारी कर रही थी। मैंने किस तरीके से टिकट भरा है।
अपने जरा से बच्चों को छोड़ के, मेरी 14 साल की बेटी है, उसको छोड़ के, 17 साल के बेटे को छोड़ के मैं अकेली घूम रही हूँ फील्ड में। मैंने किस तरीके से टिकट भरा है? अपने जरा से बच्चों को छोड़ के, मेरी 14 साल की बेटी है, उसको छोड़ के, 17 साल के बेटे को छोड़ के मैं अकेली घूम रही हूँ फील्ड में। तो आपने सुना कि किस तरीके से वो मेहनत कर रही थी। उनका कहना है कि अपने बच्चों को वो छोड़ करके लगातार मेहनत कर रही है, इधर उधर दर दर की ठोकरें खा दी और उसके बावजूद भी उनका पर्चा रद्द कर दिया गया और सीधे तौर पर प्रशासन पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा भी वो खटखटाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो एमएलसी चुनाव में पर्चा रद्द होने पर पूनम सिंह का दर्द झलकता हुआ नजर आया, क्योंकि उनका कहना है कि काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रही थी, एमएलसी चुनाव का तैयारियां कर रही थी, लेकिन जब वक्त आया तो उनका पर्चा ही रद्द कर दिया गया और सीधे तौर पर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं महाराजगंज में बीजेपी नेता और अधिवक्ता गौरव जायसवाल हत्या मामले में जिले के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं और परिजनों में भारी आक्रोश को देखते हुए जिले के डीएम, एसपी, सीओ समेत भारी फोर्स मौके पर तैनात है। बता दें कि बीती रात गौरव जायसवाल की सदर कोतवाली क्षेत्र के चिउराहा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। महाराजगंज की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिले के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स भी वहां मौके पर तैनात की गई है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर बिजली का कनेक्शन काटने गए बिजली कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। फिलहाल पुलिस ने सभी घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। सिंभावली थाना क्षेत्र के सेना गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दरअसल बिजली कर्मचारी ये गांव में गए थे कनेक्शन काटने के लिए, लेकिन इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई। लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर उनकी पिटाई की गई ग्रामीणों की तरफ से। फिलहाल पुलिस ने बिजली कर्मचारियों को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और साथ ही इस पूरे मामले की आगे की जांच में जुट गई है। वहीं लखनऊ में न्यूज 1 इंडिया से गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से विधायक राजेश त्रिपाठी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने माफिया राज को खत्म किया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से विधायक और पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी हो। कहीं न कहीं इस बार भी उनका मंत्री के लिए नाम चल रहा है। सबसे पहला सवाल, मंत्री जी बैठक में थे क्या आप? नहीं, मैं बैठक में नहीं था। मैं बस कार्यकर्ता हूं, अपने नेता को प्रणाम करने आया था। माना जाए अभी तक चूंकि अब चीजें लगभग फाइनल हो चुकी हैं और 1-2 दिन में फोन आने शुरू हो जाएंगे, माना जाए अभी तक इस तरीके का कोई फोन है आपके पास? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और सेनापति हमारा जहां इस कार्यकर्ता को लगाएगा। अभी मैं विधायक हूँ तो हूँ और सेवा, जनता की सेवा कर रहा हूँ। 1947 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये सीट नहीं जीती थी और सबसे बड़ी बात, एक बड़े माफिया के नाम से ये सीट जानी जाती थी, हरशंकर तिवारी। उस सीट को आपने जीता है, तो लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अचीवमेंट? ये आप सही कह रहे हैं, वो माफिया की सीट, लेकिन दुर्भाग्य भी रहा है जो फिरा गोरखपुरी की सीट रही हो, जो धरती हो, जो साहित्यकारों की और 1857 की शहीदों की धरती हो, उसे माफिया के नाम पे जाना गया और ये कलंक चिल्लूपार के माथे था। मुझे इस बात का सौभाग्य है और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि चिल्लूपार की जनता ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को यह स्नेह दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि जिस चिल्लूपार से राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी, उस चिल्लूपार से राजनीति के अपराधीकरण का खात्मा हो गया। तो ये मिला है और ये चिल्लूपार के लिए सौभाग्य है कि आज़ादी के बाद पहली बार कमल खिला है और मेरे जैसा एक सामान्य परिवार का सामान्य कार्यकर्ता को ये श्रेय मिल पाया। लेकिन ये जीत तो वहाँ की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस जीत के लिए शाबाशी दी है? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जीत के अब मैं आया हूँ। चिल्लूपार में पहली बार कमल यहाँ ले आके प्रस्तुत किया हूँ, तो बिल्कुल नेता तो शाबाशी देता ही देता है।
बिल्कुल, ये हैं राजेश त्रिपाठी, जो कि गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल उन्होंने चिल्लूपार में खिलाया है, जो कि आजादी के बाद पहला मौका है। तो निश्चित है कि एक बड़ा नाम है और इनका नाम भी कहीं ना कहीं उस सूची में शामिल है जिनको 25 तारीख को बुलाया जा सकता है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वहीं मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट से आरएलडी सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा का पर्चा निरस्त होने से बच गया है। दरअसल एफिडेविट में पिता का नाम गलत टाइप हो गया था और इसकी जानकारी होने पर सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा और आरएलडी विधायक गुलाम मोहब्बत सहित पार्टी के कई नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और आधार कार्ड और अन्य कागजात दिखाए गए, जिसके बाद पिता के नाम को सुधारा गया। खामियां दूर होने पर सपा प्रत्याशी सुनील रोहटा राहत की सांस ली। मैं तो ये था कि हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कल जब 4 घंटे बैठ के सारा पर्चा चेक हो चुका था, उसमें कोई नहीं, हमारे क्लियर भी कर दिया था। आज सुबह भी हम पहुंचे थे, एक आपत्ति थी उसका शपथ पत्र देने के लिए, जब भी कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी जैसे हमारी एक संयुक्त मीटिंग चल रही थी चारों जिलों के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, एक फ़ोन पहुंचा कि यहाँ पे जो है फार्म, यहाँ पे आपत्ति लगाने बाद आपका पर्चा निरस्त की ओर जा रहा है। हम यहाँ पहुँचे, सभी लोग, गुलाम मोहम्मद जी भी, राजकुमार सांगवान जी भी, सभी तमाम लोग, अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी भी, सब हम यहाँ आए और हमने अपना आर्गूमेंट दिया कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है कि एक जगह जयवीर सिंह लिखा गया और अन्य जगह सभी शपथ पत्रों पे सुनील कुमार और फादर नेम गुलबीर सिंह ही थे। मैं तो ये था। वहीं एटा से सपा एमएलसी प्रत्याशी उदयवीर सिंह को दौड़ा कर पकड़ने के बाद मारपीट और कपड़े फाड़ने का एक नया वीडियो सामने आया। उदयवीर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशीष यादव सहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया था और अब इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। कानपुर के नौबस्त में भू माफियाओं से तंग बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने भतीजे ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसके 2 निर्माणाधीन मकान पर कुछ लोगों ने ताला लगाकर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वो मानसिक तनाव में था। घटना के बाद पिता ने एक नामजद समेत 5 अज्ञातों के खिलाफ कानपुर के नौबस्ता थाने में तहरीर भी दी है। उनके भतीजा सही था, बढ़िया व्यापार कर रहा था। वो मकान बना के बेचता था, ज़मीन ले लेता था 50 गज 100 गज। उसी में यहाँ पे उसने 2-2.5 महीना पहले एक ज़मीन ली थी, जिसका उसने एक पूरा बना दिया था, एक अध बना था, दोनों बन रहे थे। इसके बाद एक अमुक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मेरा तो ये बहुत पुराना एग्रीमेंट है। रविकांत पांडे जी, तो उन्होंने जब उस पर डाल दिया तो वो डिप्रेशन में आ गया। लेकिन उन्होंने कल शाम को क्या हुआ, अब इन परिस्थितियों में कैसे क्या हुआ हम तो जानते नहीं। जैसा यहाँ लोगों ने बताया ये मामला, उसकी FIR भी काफ़ी थाने में दे दी गई है। इस संबंध में अभी थाना नौबस्ता से में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है आत्महत्या के लिए उकसाने का। तो जो प्रार्थना पत्र है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे क्या पूर्व में भी कुछ अवगत कराया गया था पुलिस को, जैसा कि उनके परिजनों का आरोप है? सर, अभी तक की जो जानकारी में थाने से और अन्य माध्यम से जो मिली है उसके अनुसार ना तो थाने पे कोई प्रार्थना पत्र इस संबंध में कोई दिया गया था किसी तरह की परेशानी का, ना ही किसी उच्च अधिकारी के माध्यम से थाने पे कोई कार्रवाई के लिए कोई उनको आदेश प्राप्त हुआ था। तो फिर भी जांच कराई जाएगी। अगर कोई प्रार्थना पत्र मिला होगा और किसी की लैक्सिटी होगी तो उसमें विधिक कार्रवाई करी जाएगी उनके विरुद्ध। वहीं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। सुबह थाने क्षेत्र के रजवापुर थलवारा गांव के एक 55 साल के व्यक्ति टीबी से पीड़ित था। CHC हैदरगढ़ में इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने 108 पर कॉल किया। कॉल करने पर बताया गया कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, जिसके बाद परिजनों को मरीज के शव को बाइक पर ले जाना पड़ा। हालांकि अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि शव वाहन जिला अस्पताल में उपलब्ध रहता है, CHC पर शव वाहन नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल में तो हुआ ऑक्सीजन लगाए ने दवाई सुई
सुई लगा के बाहर कहीं हम कर ले चलो और बाहर निकाल दीन लेके चली आइन। बड़ी देर ले बैठ रही, हमका साधन नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला हमका। ये निराधार है, समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। जो भी हमारे आकस्मिक उस समय ईएमओ थे और जो हमारे फार्मासिस्ट थे, और उसके बाद वो मरीज अपनी मर्जी से उसकी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन कहाँ का मरीज था ये सुबेहा क्षेत्र का था। ये निराधार है, समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। जो भी हमारे आकस्मिक उस समय ईएमओ थे और जो हमारे फार्मासिस्ट थे, और उसके बाद वो मरीज अपनी मर्जी से उसकी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन कहाँ का मरीज था ये सुबेहा क्षेत्र का था। ये सरकारी अस्पताल में। तो वहीं कासगंज जिले की तीर्थ नगरी सोरो में गंगा वरा संग होली खेलो उत्सव का आयोजन हुआ और इस दौरान सोरो के मुख्य बाजार में मां गंगा वरा भगवान सहित अन्य देवीय झांकियों की शोभा यात्रा भी निकाली गई। वरा भगवान की शोभा यात्रा में दर्जन भर झांकियां बैंड डीजे लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके और खूब अबीर गुलाल उड़ाया गया। आपको बता दें कि चैत्र मास की पंचमी पर तीर्थ नगरी सोरो में आओ खिले गंगा वरा संग होली उत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं कन्नौज में एसडीएम तिरवा ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सीएचसी की खामियां भी उजागर हो गई। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल से नदारद मिले। प्रसव के बाद दिए जाने वाले भोजन व नाश्ते में घोटाले होने के संकेत मिले। इतना ही नहीं, प्रसूता का प्रसव होने के बाद प्रसूता को भर्ती रखने की बजाय जबरदस्ती अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। वहां मौजूद तीमारदारों ने बताया कि महिला डॉक्टर कभी भी समय पर नहीं आती, अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करके घर चली जाती है। और वहीं इन खामियों के सामने आने के बाद एसडीएम ने रिपोर्ट डीएम को भेजने की बात कही है। तो निरीक्षण के दौरान डॉक्टर और स्टाफ नदारद मिले हैं। समय पर अस्पताल नहीं आती महिला डॉक्टर, रजिस्टर में साइन करके वो घर चली जाती हैं और प्रसूता को जबरदस्ती छुट्टी दी जाती है। मथुरा जिला जज की कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर रिवीजन के तौर पर कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल है, जहां न्यायालय श्री कृष्ण विराजमान द्वारा लगाई गई 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। मुस्लिम पक्ष द्वारा श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को गलत बताते हुए कहा कि ये नोट मेंटेनेबल है और इनको याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने पूर्व समझौते का भी हवाला दिया। बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान पक्ष द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका दायर की गई है। साथ ही मथुरा की शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताया है। फिलहाल न्यायालय अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करेगा। अब 6 अप्रैल को जिला जज की अदालत में डिवीजन के तौर पर चल रही श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर न्यायालय सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ता पर अपने मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। तो श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई होनी है और अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है इस पूरे मामले को लेकर के, और देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई में किया जाता है। 6 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि काफी लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए गगन पंडित संवाददाता जुड़ गए हैं ऑनलाइन पर। गगन, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी आपके पास में? अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर 6 अप्रैल को होनी है। जी देखिए, बता दूं जिस तरीके से आज न्यायालय में, मथुरा न्यायालय में सुनवाई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर। आपको बता दूं 13.37 एकड़ की संपत्ति में जो ईदगाह मस्जिद बनी है उसको हटाने के लिए वाद दाखिल किए गए थे। आज जो है 3 वादों की सुनवाई थी। 3 वादों में 2 वादों में जो अगली सुनवाई की तारीख लगी है वो 27 अप्रैल लगी है। जबकि बता दूं जो बात जिला जज की अदालत में था, इसके मुख्य वादी रंजना अग्निहोत्री हैं और उनके अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन। उन्होंने बताया कि हमने अपने पक्ष रख दिया है, मुस्लिम पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। इसके लिए 6 अप्रैल को जो है उसमें सुनवाई होनी तय हुई है।
आपको बता दूं लगातार लंबे समय से हिंदू मुस्लिम विवाद के चलते जो है जो मस्जिद बनी है उसको हटाने के लिए लगातार 10 बार जो है न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं अब तक। जी गगन, आखिर कितने लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है? देखिए बता दूं, जिस तरीके लगभग पिछले 1 साल से जो है लगातार वाद दाखिल किए जा रहे हैं, वादों के में लगातार सुनवाइयां हो रही हैं। वादों में सुनवाइयों के चलते जो वादी पक्ष हैं जो चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से ईदगाह मस्जिद हटे, वो लगातार वाद दाखिल कर रहे हैं। वाद दाखिल करने के चलते जो है वो जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं और साधु संतों के संपर्क में भी आ रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाया जा सके। लेकिन अभी तक न्यायालय में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। हालांकि अलग अलग तरीके से दरख्वास्त, अलग अलग तरीके से जो है एप्लीकेशन जरूर फाइल किए गए हैं न्यायालय में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार